आपको पता है साइकोलॉजी का सबसे नेचुरल मेथड कौन सा है? तो साइकोलॉजी का सबसे नेचुरल मेथड ऑब्जर्वेशनल मेथड है, जिसे सर्वेक्षण विधि भी कहते हैं। दैनिक जीवन में सुबह से शाम तक बहुत सारे चीज़ों का ऑब्जर्वेशन करते, बहुत सारी चीज़ों का प्रेक्षण करते। कुछ बातें तो हमें याद भी नहीं रहती कि हम किस बात के ऊपर ध्यान दे रहे थे, किस बात के बारे में सोच रहे थे। लेकिन मनोवैज्ञानिक जो ऑब्जर्वेशनल मेथड है वो इनसे थोड़ा भिन्न है। तो मनोवैज्ञानिक ऑब्जर्वेशनल मेथड के लिए सबसे पहले उसमें एक सिलेक्शन का होना अनिवार्य होता है। वैज्ञानिक सुबह से शाम तक बहुत सारे चीज़ों में से किसी एक पर विशेष ध्यान देते हैं। वैसे कि अगर सुबह से शाम तक अगर उनके सामने बहुत सारा व्यवहार हुआ, उनमें से अगर एक छोटा व्यवहार देखे कि कोई बच्चा रो रहा है, तो वो मनोवैज्ञानिक पहले सोचेंगे बच्चा किन किन कारणों से रो सकता है। तो पहले है कि अगर वो दो तरीके से उसका ऑब्जर्व करेंगे। पहला एक्सटर्नली ऑब्जर्व करेंगे कि बच्चा क्यों रो रहा है, दूसरा इंटरनली ऑब्जर्व करने का कोशिश करेंगे कि बच्चा क्यों रो रहा है। तो एक्सटर्नली वो देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि कहीं बच्चा को कोई फेवरेट टॉय, फेवरेट चॉकलेट या कोई फेवरेट ड्रेस तो नहीं चाहिए इसलिए वो रो रहा है। फेवरेट उसका कोई टीवी शो आने वाला है जिसके चलते वो उसको नहीं मिल रहा है, उसको गेम खेलने का मन हो रहा है, उसको मोबाइल नहीं मिल रहा है इसलिए वो रो रहा है। या फिर ये सब तो उनको उसके पास है, उसके पास मोबाइल भी है, वो जब भी मन चाहे मोबाइल देख सकता है, वो टीवी भी चला सकता है, फेवरेट टॉय भी है उसके पास, चॉकलेट भी है। लेकिन इन सब कारणों से वो नहीं रो रहा है, सब कुछ ऑलरेडी उनके पास है, फिर भी बच्चा रो रहा है। तो इसके लिए वो इंटरनली बिहेवियर ऑब्जर्व करने का कोशिश करेंगे। कहीं बच्चा के हाथ पैर में तो दर्द नहीं है, पेट में तो दर्द नहीं है, तो वो स्कैन करेंगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे, मतलब और भी बहुत तरह से वो इंटरनली टेस्ट करने का कोशिश करेंगे। तो बिहेवियर का दो तरह के ऑब्जर्वेशन का दो तरीके से टेस्ट हुआ। पहला हुआ एक्सटर्नली टेस्ट, दूसरा जो हुआ इंटरनली टेस्ट। फिर जो सिलेक्शन में ये दो तरह का सिलेक्शन पहले हुआ, सिलेक्शन के बाद उसका टेस्ट हुआ एक्सटर्नली टेस्ट, इंटरनली टेस्ट। फिर जो ऑब्जर्वेशन मेथड में आता है वो रिकॉर्डिंग होता है। तो प्रेक्षण करते समय अनुसंधान करता चयनित व्यवहारों का विभिन्न साधनों का प्रयोग करते हुए, जैसे पूर्व में चयनित व्यवहार का जब भी वह घटित होता है, टैली लगाकर अभिलेख तैयार करता है। इसके लिए वह शॉर्ट हैंड, प्रतीक, फोटोग्राफ, अभिलेखन का उपयोग करता है। ऑब्जर्वेशन मेथड में सबसे पहले सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम आया, मतलब सभी समस्याओं में से एक का सिलेक्शन हुआ। फिर सिलेक्शन के लिए मेथड यूज हुआ एक्सटर्नली और इंटरनली। उसके बाद ऑब्जर्वेशन मेथड का जो दूसरा विशेषता है, दूसरा विशेषता में रिकॉर्डिंग होता है। तो प्रेक्षण करते समय अनुसंधान करता चयनित व्यवहार का जब विभिन्न साधनों का प्रयोग करते हुए, जैसे पूर्व में चयनित व्यवहारों का जब वे घटित होते हैं, टैली लगाकर अभिलेख तैयार करते। इसके लिए वो शॉर्ट हैंड, प्रतीकों, फोटोग्राफ, अभिलेखन का उपयोग करते हैं। तीसरा जो करते हैं वो है एनालिसिस ऑफ डाटा। प्रेक्षण के पश्चात मनोवैज्ञानिक जो भी अभिलेख तैयार करते हैं उनका वो क्या करते हैं, एक विश्लेषण करते हैं, और इस ध्येय से करते हैं कि उसका कुछ अर्थ निकाला जा सके। टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशनल मेथड। तो ऑब्जर्वेशनल मेथड्स का टू टाइप्स होता है। पहला नेचुरलिस्टिक वर्सेस कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, और दूसरा होता है पार्टिसिपेंट वर्सेस नॉन पार्टिसिपेंट मेथड। तो सबसे पहले हम लोग जो सभी साइकोलॉजी में जितने भी मेथड्स यूज होते हैं उसमें ऑब्जर्वेशन मेथड ही सिर्फ इकलौता ऐसा मेथड है जिसमें नेचुरलिस्टिक रहता है, जो कि पूरा नेचुरलिस्टिक वे में उसका हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। तो जिन जिन प्रेक्षण, मतलब जब प्रेक्षण प्राकृतिक अथवा वास्तविक जगत की स्थिति में किया जाता है तो उसे नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। जैसे कि माँ अपने बच्चे के साथ खेल रही है, तो इसमें जो है प्यार कर रही है, दुलार कर रही है, खेल रही है, तो ये काफ़ी नेचुरल स्थिति में, नेचुरलिस्टिक वे में हम उसका ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि बच्चे और माँ के बीच क्या इंटरेक्शन हो रहा है, कैसा वो एक दूसरे से बॉन्डिंग है। तो इसके लिए ये तो प्रयोगशाला में संभव नहीं, ये दूर से ही हम ऑब्जर्व कर ले रहे हैं। तो ये एक नेचुरलिस्टिक का एग्जाम्पल हुआ। दूसरा, अगर बच्चे जो हैं वो किस प्रकार एक दूसरे के साथ बिहेवियर कर रहे हैं प्लेग्राउंड में, तो ये भी लैबोरेटरी में तो पॉसिबल नहीं है। तो प्लेग्राउंड में दूर से अगर हम ऑब्जर्वर हैं, दूर से हम अध्ययन कर सकते हैं कि जो बच्चे हैं एक साथ प्लेग्राउंड में किस तरह से खेल रहे हैं, एक दूसरे के साथ कैसे बिहेवियर कर रहे हैं।
तो एक दूसरे के साथ बिहेवियर का अच्छे से अध्ययन करने के लिए ऑब्जर्वेशनल मेथड का यहाँ पे बहुत अच्छे से यूज हुआ नेचुरलिस्टिक वे में। दूसरा जो है वो है कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। और नेचुरलिस्टिक जो ऑब्जर्वेशन है उसका हम लोग यूज़ घर में कर सकते हैं, हॉस्पिटल में कर सकते हैं, स्कूल में कर सकते हैं, प्लेग्राउंड में कर सकते हैं। और दूसरा जो होता है वो होता है कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। कई बार कुछ ऐसे कारकों को जिसको नियंत्रित करने की आवश्यकता पड़ती है जो व्यवहार का निर्धारण करती है, इसलिए बहुत सारे अध्ययन जो है वो लैब में होता है, प्रयोगशाला में किए जाते हैं, और इसी को बोला जाता है कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। अब जो अब जैसे कि हम लोग पेवलोव का जो कंडीशनल थ्योरी पढ़े थे कि भोजन दिखते ही घंटी बजते ही लार का टपकना, तो इसका हम लोग नेचुरल वे में तो कर नहीं सकते हैं। इसके लिए जो अध्ययन हुआ था वो कहाँ हुआ था? लैब में हुआ था। कि अगर कुत्ता है भूखे दिन दो मतलब उसको 24 घंटे से भूखा रखा गया है और उसका अध्ययन करना है कि वो खाना देख करके कितने तेजी से लार का स्राव होता है उसके अंदर, तो उसके साथ क्या व्यवहार किया गया था कि उसको एक खाली 24 घंटे से खाली पेट कुत्ते को बांधा गया और उसके सामने फिर पहले क्या घंटी बजाया गया। घंटी बजते ही उसके मुंह में घंटी बजने के 1 मिनट के बाद उसको भोजन दिया गया, और ऐसा बार 2 से 3 बार किया गया। तो वो बच्चा क्या वो जो डॉगी था वो सीख गया था कि घंटी बजते ही उसको खाना मिलेगा, इसलिए खाना घंटी बजा लेकिन खाना नहीं भी दिया गया तो नेचुरली उसका मुंह में से लार का स्राव होने लगा। तो इसका जो अध्ययन है वो नेचुरल नहीं हम लोग कर सकते हैं। इसके अध्ययन के लिए प्रयोगशाला में जाना पड़ेगा। कि अगर हमें कोई इस टाइप का जो अध्ययन करना है वो हम लोग प्रयोगशाला में ही कर सकते हैं। तो ये हुआ कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशनल मेथड का एग्जाम्पल। दूसरा होता है उसका जो दूसरा जो है वो नॉन पार्टिसिपेंट वर्सेस पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। तो प्रेक्षण दो प्रकार से किया जा सकता है। पहला, आप व्यक्ति या घटना का प्रेक्षण दूर से कर सकते हैं। दूसरा, प्रेक्षक प्रेक्षण किए जाने वाले व्यवहार समूह का एक सदस्य बनकर प्रेक्षण करता है। अगर हम दूर से किसी व्यवहार का प्रेक्षण कर रहे हैं तो होगा नॉन पार्टिसिपेंट मेथड। अगर हम पार्टिसिपेंट बनकर खुद ऑब्जर्व करें, जैसे कि कोई अगर टीचर है वो स्कूल में वो स्कूल में आया इंटरव्यू देने की, उसको टीचिंग के लिए उसको चुना जाना है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करता है जो प्रिंसिपल होता है या जो एचआर होता है कि हर क्लास में उसको 2-3 ट्रायल देता है कि आप जा करके पढ़ाइए। अगर बच्चा को पसंद आ गया आपका पढ़ाई का तरीका, अगर आपका क्वालिफिकेशन ठीक भी है, लेकिन प्रेजेंटेशन को चेक करने के लिए उसको डेमो क्लास दिया जाता है। हर स्कूल का ऐसा रूल होता है। तो वो जो टीचर होता है क्लास में जा करके अपना डेमो देता है पढ़ाने का स्टाइल, लेकिन वो ये नहीं जानता है कि उसी स्टूडेंट में एक ऐसा भी कोई ऑब्जर्वर बैठा है जो उसके पढ़ाने के स्टाइल को, उसके पढ़ाने के प्रेजेंटेशन को भी नोट कर रहा है। तो जो व्यक्ति जो छुप करके या बच्चों में ही घुल मिल करके जो ऑब्जर्व कर रहा है कि जो नई टीचर आई वो किस प्रकार पढ़ा रही है, तो ये एक पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का अच्छा एग्जाम्पल हुआ। और नॉन पार्टिसिपेंट का कि अगर अगर जो है टीचर लोग अपने टाइम से इसको क्लास करा रही है कि नहीं, टाइम से बच्चे लोग को एक्स्ट्रा एक्टिविटी करा रही है कि नहीं, तो प्रिंसिपल अगर दूर से ही अपने चैम्बर से ही या सीसीटीवी कैमरा से ही देख रही है कि हर क्लास में टीचर जो है वो ठीक से प्रॉपर पढ़ा रही है कि नहीं, स्कूल में क्लास में बच्चे ठीक से पढ़ रहे कि नहीं, एक्स्ट्रा एक्टिविटी हो रही है कि नहीं, दूर से ही या तो अपने चैम्बर से अपने दरवाजे से देख रही हो या सीसीटीवी कैमरे से देख रही हो, तो ये हुआ नॉन पार्टिसिपेंट मेथड। और पार्टिसिपेंट मेथड जैसे कि अभी बताएं कि उसमें घुल मिलकर खुद से ऑब्जर्व करना, वो हुआ पार्टिसिपेंट मेथड। तो प्रेक्षण विधि का यह लाभ होता है कि अनुसंधानकर्ता जो रिसर्चर होता है लोगों एवं उनके व्यवहारों का प्राकृतिक स्थिति जैसे घटित होती है में अध्ययन करता है। हालांकि प्रेक्षण विधि बहुत ज़्यादा होता है श्रम साध्य होता है, काफ़ी मेहनती होता है, क्योंकि अगर हम पार्टिसिपेंट मेथड यूज़ कर रहे हैं तो जितना देर वो टीचर जो भी बताएं उसके साथ साथ वो जो ऑब्जर्वर है उसको भी वहाँ समय देना है, तो इसमें समय बहुत ज़्यादा लगता है। दूसरा जो है वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है, और तीसरा जो होता है वो पूर्वाग्रह के कारण इसमें गलती होने का भी डर रहता है। इसमें थोड़ा सा प्रेजुडिस और बहस भी आ जाता है। अगर मेरा कोई जान पहचान का, अगर कोई टीचर का ही एग्जाम्पल लिया, अगर मेरे कोई जान पहचान का कोई टीचर है तो उसका हम उसका अच्छाई हम ऑब्जर्व करेंगे,
उसमें हमारा कोई निगेटिविटी हम नहीं देखेंगे, तो इसमें प्रेजुडिस और बहस भी आने का एक डर रहता है। इसलिए जो है ऑब्जर्वेशनल मेथड ये काफ़ी अच्छा मेथड है कि इसे नेचुरलिस्टिक वे में होता है, लेकिन इसमें प्रेजुडिस के आने का भय हो जाता है, ये इसका डिमेरिट हुआ। तो ऐसे ही और भी मेथड है, जैसे कि अभी हम लोग ऑब्जर्वेशनल मेथड पढ़ लिए, तो ये क्लास 11th में सबसे पहले मेथड से जो पढ़ना है उसमें हम लोग ऑब्जर्वेशन मेथड पढ़ लिए, दूसरा पढ़ना है इसमें एक्सपेरिमेंटल मेथड, तीसरा पढ़ना है केस हिस्ट्री मेथड। तो और भी जो भी मेथड्स है इसको पढ़ने के लिए आप लोग बागीसा साइकोलॉजी क्लासेस को ज्वाइन करिए, और चैनल पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। तो साइकोलॉजी में उपयोग होने वाला कौन सा मेथड सबसे उपयोगी लगता है, ऑब्जर्वेशन मेथड या एक्सपेरिमेंटल मेथड या सर्वे मेथड या केस हिस्ट्री मेथड, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइए। स्टूडेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसको सबसे पहले नोट्स सारा स्टडी मटेरियल आसानी से मिल जाएगा। तो और लिंक बायो में है, आप लोग जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।